गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता कोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू से। बच्चों, हम भी ये पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हम इस समय अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताना शुरू किया था। उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के बारे में। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि न्यायिक पुनरावलोकन को भारत ने भी ग्रहण किया है। तो ये अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण न्यायपालिका का एक अधिकार है, जिसके के आधार पर वह हमारे संविधान की रक्षा करती है। तो सबसे पहले हम न्यायिक पुनरावलोकन के अर्थ के बारे में बात करते हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। राजनीतिक विचारक निमोक ने लिखा है कि न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने आए मुकदमे में न्यायालय द्वारा उस जांच को कहते हैं जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि वे कानून या कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित है या नहीं, अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं या नहीं। कार्विल ने बताया है कि न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य अर्थ न्यायालय की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और इसलिए व्यर्थ समझे। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मार्शल ने सन 1803 में मार्बनी बनाम मेडिसिन के मामले में निर्णय देते हुए न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा जो दी है वो इस प्रकार है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि क्या ये एक लिखित संविधान द्वारा निक्षिप्त किए गए हैं अथवा उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है अथवा नहीं। अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है उसका क्या आधार है? अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने सन 1803 में एक विवाद मार्बरी बनाम मेडिसिन के निर्णय में की है। यह विवाद इस तरह उत्पन्न हुआ कि 3 मार्च 1801 की रात्रि को राष्ट्रपति एडम्स ने मार्बरी को कोलंबिया जिले का शांति न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, परंतु आदेश जारी करने के पश्चात राष्ट्रपति एडम्स की अवधि समाप्त हो गई। उस समय तक वह आदेश मार्बरी के पास नहीं पहुंचा था। नए राष्ट्रपति जेफरसन ने तुरंत पद संभाला और मेडिसिन को अपना राज्य सचिव नियुक्त कर दिया। मेडिसिन मार्बरी की नियुक्ति के विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति एडम्स के आदेश को मार्बरी तक पहुंचने से रोक दिया। मार्बरी ने मेडिसिन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अभियोग चलाया। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मेडिसिन के कार्य को अवैध ठहराया तथा अपने निर्णय में जो तर्क प्रस्तुत करे वो इस प्रकार है। पहला, यह निश्चित रूप से न्याय विभाग का कर्तव्य और अधिकार है कि वही यह बता सकता है कि कानून क्या है। जो लोग किसी विशेष नियम को किसी मामले में लागू करते हैं वे ही उक्त नियम की व्याख्या करते हैं और वे ही उक्त नियम का निर्वचन करते हैं। दूसरा, यदि 2 कानून एक दूसरे के विरुद्ध होंगे तो न्यायालय ही निश्चित करेंगे कि दोनों कानून किस सीमा तक लागू हो सकते हैं। तीसरा, उसी प्रकार यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होगा और यदि किसी मामले में उक्त कानून और संवैधानिक कानून
दोनों ही लागू होंगे तो न्यायालय को देखना होगा कि वह उक्त मामले या विवाद पर संविधान की किस मान्यता के आधार पर निर्णय दे। चौथा पॉइंट ये रहा कि यदि न्यायालय संवैधानिक कानून को सर्वोच्च कानून मानता है और यदि संविधान साधारण विधानमंडलों से श्रेष्ठतर और उच्चतर है तो ऐसे किसी मामले पर जिसमें संविधान भी और साधारण कानून भी लागू होता है, संविधान को ही मुख्यता प्रदान की जाएगी और उसके सामने सामान्य कानून असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। इस निर्णय का जो परिणाम हुआ उसके इसकी वजह से कई परिणाम निकले, जिसमें पहला है संविधान की सर्वोच्चता। फर्गुस व मैकहेनरी के अनुसार यद्यपि निर्णय की आलोचना की जाती है तो भी यह न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिकी शासन प्रणाली का एक मजबूत भाग बन गया। अब अमेरिका में संविधान ही सर्वोच्च कानून है। संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल बनाया गया कोई कानून वैध नहीं है। यदि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान के प्रतिकूल है तो सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उस कानून को अवैध घोषित कर दे। दूसरा, संविधान की सुरक्षा। सर्वोच्च न्यायालय की इस अद्वितीय शक्ति के कारण ह्यूजेस ने कहा था कि हम संविधान के अधीन रह रहे हैं, किंतु संविधान वही है जिसे न्यायाधीश बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के द्वारा संविधान की रक्षा की है। राज्यों के अनेक कानूनों को जो कि संघीय संविधान के विरुद्ध थे अवैध घोषित करके इसने संघीय संविधान तथा कानूनों की रक्षा की है। तीसरा, न्यायालय तीसरा सदन है। न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के कारण न्यायालय तीसरा सदन बन गया है। लास्की ने लिखा है, न्यायिक निरीक्षण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। ब्रोगन का भी मत है कि न्यायिक निरीक्षण का प्रभाव यह है कि अमेरिका का न्यायालय तीसरा सदन बन गया है। न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षा के अपने अधिकार द्वारा केवल पहले से बनी हुई विधियों का निर्वचन तथा उसके अर्थ का स्पष्टीकरण ही नहीं करते, वे नए कानूनों का सृजन भी करते हैं। न्यायालय विधियों की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अर्थ लगाते हैं। दूसरे शब्दों में वे विधियों को नया अर्थ देते हैं। विधियों को इस प्रकार नया अर्थ देने में नई विधियों का निर्माण होता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा गया है। न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा संविधान की रचना भी की जाती है। इस प्रकार विधियों का जो निर्माण होता है उसे न्यायिक रचना कहते हैं। चौथा जो परिणाम हुआ है वह है नियंत्रण व संतुलन। न्यायिक निरीक्षण का यह परिणाम हुआ कि इसके द्वारा नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत क्रियान्वित हुआ। मुनरो कहते हैं कि यदि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का प्रचलन न होता तो अमेरिका की शासन व्यवस्था में 50 प्रतिद्वंदी राज्यों के परस्पर विरोधी हितों के कारण भारी अराजकता उत्पन्न हो जाती। पांचवा जो परिणाम है वह इस प्रकार है, संघात्मकता की रक्षा। यह न्यायिक पुनरीक्षण का परिणाम है कि अमेरिकी संघ अब तक सुरक्षित रहा है। न्यायमूर्ति होम्स ने इस बात पर बल दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। उसके अनुसार वो कहते हैं कि मेरा निश्चित मत है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकने के अधिकार से वंचित हो जाएगा तो हमारा संघ अवश्य खतरे में पड़ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सदियों राज्यों से ऊपर अंकुश रखा है और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में रोके रखा है। पांचवा जो परिणाम हुआ है वह है मतभेदों का निवारण। इसी शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के दो अन्य मुख्य विभागों
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच सभी झगड़ों को ठीक ठाक निपटाया है और दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोका है। इस आधार पर कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी शासन व्यवस्था का एक संतुलन चक्र है। फाइनर कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय वह सीमेंट है जिसने समस्त संघीय ढांचे या महल को मजबूती से जमाए रखा है। अगला जो परिणाम हुआ है वो है न्यायिक सर्वोपरिता। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक निरीक्षण की शक्ति द्वारा संविधान को परिवर्तित किया तथा समय के अनुसार उसको नई दिशा प्रदान की। इस शक्ति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के विधान मंडलों द्वारा निर्मित 300 कानूनों और संघीय कांग्रेस द्वारा निर्मित 480 कानूनों को अवैध घोषित किया। इसी तरह 14वें संशोधन के अंतर्गत कानून की उचित प्रक्रिया उपबंध की व्याख्या इसने इस तरह की कि प्रोफेसर कार्विन के शब्दों में मैं बताना चाहूँगी। वो कहते हैं, राज्य के कानून को निषिद्ध करने की उसे स्वविवेक शक्ति मिल गई। अगला जो परिणाम है वह है राज्यों की अपेक्षा संघ की शक्ति को सुदृढ़ करना। इस शक्ति की अन्य संवैधानिक प्रभाव यह हुआ कि राज्य की तुलना में संघ की स्थिति दृढ़ हो गई। मैकुलोक बनाम मेरीलैंड ने सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस को राज्य विधान के विरुद्ध बैंक की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया। यद्यपि संविधान में कांग्रेस को ऐसा कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ब्राउन बनाम मेरीलैंड के निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने वैदेशिक व्यापार को संचालित करने का अधिकार संघीय सरकार को दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्यापार, वाणिज्य और वित्त के क्षेत्र में संघीय सरकार के हाथ को बहुत मजबूत बना दिया। अगला परिणाम हुआ रूढ़िवादिता को प्रश्रय। सर्वोच्च न्यायालय ने कई सामाजिक व आर्थिक विधियों को रद्द किया। हेमर बनाम डेजन विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के उस कानून को अवैध घोषित किया जिसके द्वारा उसने बच्चों के श्रम से उत्पादित वस्तुओं को वाणिज्य से निष्कासित करने की चेष्टा की। सन 1922 में बेली बनाम फर्नीचर कंपनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के श्रम को उन्मूलित करने के कांग्रेस के प्रयास को विफल किया। सन 1933-36 में 13 कानूनों को अवैध घोषित कर सामाजिक आर्थिक विधायन को विफल करने की प्रवृत्ति चोटी पर पहुंच गई। परिणाम स्वरूप न्यायालय के इस अधिकार के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इसके बाद न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और उसने उदार मार्ग अपनाना प्रारंभ कर दिया। अब हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया की। सर्वोच्च न्यायालय अपने आप ही किसी कानून की वैधता की जांच नहीं करता है। एक निश्चित प्रक्रिया इसके लिए अपनाई जाती है। जब उसके पास कोई ऐसा कानून आता है जिसमें संघ या राज्य के किसी कानून को चुनौती दी जाती है तो न्यायालय को अपना निर्णय देना पड़ता है। मतलब एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन की अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यह निरीक्षण का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। न केवल कांग्रेस के बनाए कानून अपितु अमेरिका के राज्यों के संविधान, उनके द्वारा बनाए गए कानून, संधियां जो संघ सरकार द्वारा दूसरे देशों से की जाए तथा संघ और राज्य की कार्यपालिकाओं द्वारा जारी किए गए आदेश शामिल है। तो बच्चों, ये था न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की। तो अनेक विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है और इस आलोचना को हम कुछ बिंदुओं में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला है लोकमत तथा प्रजातंत्र की उपेक्षा। कांग्रेस देश की प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस राष्ट्र तथा लोकमत का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। अतः कांग्रेस द्वारा बनाए हुए कानूनों को अवैध घोषित करके सर्वोच्च न्यायालय लोकमत और लोकतांत्रिक भावना की
उपेक्षा करता है। दूसरा, शक्ति पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल है। अमेरिकी शासन प्रणाली की मौलिक विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति कांग्रेस और कार्यपालिका से सर्वोच्च हो जाती है, जिससे शक्ति पृथक्करण की भावना का अंत हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वह है राजनीतिक निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय की नीति और निर्णयों में एक रूपता का अभाव रहा है। अनेक अवसरों पर न्यायालय के निर्णय विरुद्ध वैधता पर आधारित न होकर न्यायाधीशों की अपनी मान्यताओं और उनके अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर आधारित रहे हैं। न्यायाधीशों के निर्णय राजनीतिक पुट के लिए हुए होते हैं। राजनीतिक विचारक गेल्स ने लिखा है, न्यायाधीशों के विचार उसी प्रकार से परिवर्तनशील हैं जिस प्रकार के नकली सिल्क के रंग परिवर्तनशील होते हैं और वे राजनीतिक धूप के कारण शीघ्र बदल जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है पुनर्निरीक्षण का संवैधानिक आधार नहीं है। अमेरिकी संविधान में कहीं भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट बिंदु जो है वो है प्रगतिशीलता में बाधक। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग करके अनेक प्रगतिशील कानूनों के निर्माण में गंभीर बाधा उत्पन्न की है। राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट, कृषि आयोजन एक्ट जैसे प्रगतिशील विधियों को रद्द करके न्यायालय ने अपने को संपत्तिशाली वर्ग का संरक्षक ही घोषित कर दिया। और अंतिम जो आलोचना है वह है कांग्रेस का तीसरा सदन। इस शक्ति के द्वारा न्यायालय ने कांग्रेस के तीसरे सदन का रूप ग्रहण कर लिया है। लोकतंत्र में न्यायालय की ऐसी स्थिति अनुचित है, क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति तो जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि न्यायिक पुनरीक्षण की आड़ में सर्वोच्च न्यायालय के को यदि तृतीय व्यवस्थापिका सदन बना रहने दिया गया तो इससे देश की प्रगति रुक जाएगी और लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रतिपादन नहीं हो सकेगा। इतनी आलोचना के बाद भी न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है इसका अत्यंत ही महत्व है। इसी महत्व के कारण भारत के संविधान में भी इस शक्ति को अपनाया गया है। तो सामान्य अमेरिकी दृष्टिकोण न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रशंसक है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसका खूब खुलकर प्रयोग किया है। जो इसके समर्थक है वो इसके महत्व को इस प्रकार से बताते हैं। पहला, संविधान की पवित्रता की रक्षा। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की पवित्रता की रक्षा का अमोघ अस्त्र है। संविधान की रक्षा करते हुए उसने लोकतंत्र के आदेश तथा प्रशासन की मनमानी भी देश की रक्षा की है। दूसरा, संघ प्रणाली की रक्षा। संघात्मक शासन प्रणाली में जहां केंद्र तथा राज्यों के बीच अनेक संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, वहां यह उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हो। तीसरा, कानून की वैधता पर विचार। कांग्रेस की अपेक्षा न्यायालय कानूनों की वैधता पर समुचित विचार कर सकता है। न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं और फिर न्यायालय तटस्थ भाव से कानून की वैधता पर विचार करने का सामर्थ्य रखता है। अगला जो महत्व है वह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों की प्रांतीयता की संकुचित प्रवृत्ति को रोकने का भी कार्य किया है और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित किया है। अगला है नागरिक अधिकारों की रक्षा। इस शक्ति द्वारा न्यायालय ने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य भी किया है। अंतिम जो महत्व है वह है राजनीतिक दलबंदी से ऊपर।
आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दलबंदी से ऊपर होता है। वह राजनीतिक दलबंदी से ऊपर रहकर संविधान की रक्षा करता है। तो बच्चों, अभी हमने अमेरिका के जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है उसके बारे में, या शक्ति है उसके बारे में जाना। धन्यवाद बच्चों।